हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही खुश हैं, स्वस्थ हैं, मजे में हैं, हेल्दी हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपनी स्टडीज को। देखिएगा दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है पेमेंट ऑफ टैक्स एंड टीडीएस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं और उनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये चैप्टर किस बारे में बात करता है? देखो, ये चैप्टर दो टॉपिक्स के बारे में बात करता है। एक तो ये बात करता है टीडीएस के बारे में, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। और एक ये बात करता है पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में, कि गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कैसे दिया जाता है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि कोई भी जो सप्लायर होता है ना, कोई भी पर्सन जो सप्लायर है जीएसटी के अंदर, उसका गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट के पोर्टल पर तीन तरीके का अकाउंट होता है। तीन तरीके के लेजर होते हैं उसके। एक होता है, ये गवर्नमेंट के पास में है, तो एक होता है उसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। पढ़ा है हमने। एक होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। और एक होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? दोबारा से सुनिएगा दोस्तों। जो सप्लायर होता है, सप्लायर कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसका जीएसटी पोर्टल के ऊपर तीन तरीके के अकाउंट होते हैं। गवर्नमेंट के पास में भी ये तीन तरीके के अकाउंट शो होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या दिखाता है? कि जो भी पैसा इनपुट, जो आपने इनवर्ड सप्लाई करी थी और जिसके ऊपर आपने टैक्स पे किया था, उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हो, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट आपके क्रेडिट लेजर में आ जाता है। कैश लेजर के अंदर क्या होता है? बैंक से, अपने बैंक अकाउंट से जो पैसा अपने कैश में डिपॉजिट करते हो, वो आपके कैश लेजर अकाउंट में दिखा देता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? और जो आपकी टोटल लाइबिलिटी है, कि आपको कितना टैक्स पे करना है, कितनी आपकी लाइबिलिटी है ना, वो आपके इस अकाउंट में दिखाता है, टोटल लाइबिलिटी। क्लियर है? अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो लाइबिलिटी होती है, वो एक तो टैक्स की लाइबिलिटी आ जाएगी। भाई, एक तो आपको टैक्स पे करना होता है, बहुत बार आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, बहुत बार आपको कुछ फाइन्स पे करने पड़ जाते हैं, बहुत बार आपको लेट फीस पे करनी पड़ जाती है ना। और इसके अलावा और भी कुछ ऐसी पेनल्टीज हैं जो कभी कभी आपको पे करनी पड़ जाती है। तो ये जो लाइबिलिटी अकाउंट है, इसके अंदर क्या आएगा सर? टैक्स आएगा, इंटरेस्ट आएगा, फाइन आएगा, लेट फीस आएगा, दर ये सब कुछ मिलाकर बताएगा टोटल आपको इतना पैसा पे करना है। इसमें से हमको एक चीज पता है कि ये जो क्रेडिट लेजर है, जिसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, हम उसमें से आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकते हैं। बाकी अदर चीजों का पेमेंट नहीं कर सकते। इंटरेस्ट, फाइन, लेट फीस, पेनल्टी, इनका पेमेंट हम ई क्रेडिट लेजर में से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कैश का यूज लेना पड़ता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो बस अब हमें इस चैप्टर के अंदर दोस्तों यही चीजें डिटेल में पढ़नी है, कि कैश लेजर जो है वो कैसा होता है, क्रेडिट लेजर कैसा होता है, लाइबिलिटी लेजर कैसा होता है। इसके बारे में हमें अब डिटेल में पढ़ना है। तो देखिएगा, थ्री Three types of ledgers are maintained on the GST common portal for each taxpayer. कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। क्लियर ये चीज यहां तक? सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की।
अब मेरे को एक चीज बताइएगा दोस्तों, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में। तो मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब जो मैं आपसे बोलने वाला हूं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, इसके अंदर हम लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं। अब आप बताइए आपके ऊपर टैक्स की कौन कौन सी लाइबिलिटी आ सकती है। सर हो सकता है मेरे ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी आ जाए आईजीएसटी, कि मुझे आईजीएसटी टैक्स पे करना है। हो सकता है सर मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाए सीजीएसटी, कि मुझे सीजीएसटी का टैक्स पे करना है। हो सकता है सर मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाए एसजीएसटी, की एसजीएसटी का टैक्स पे करना है। हो सकता है सर मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाए यूटीजीएसटी, की यूटीजीएसटी का पे करना है। अच्छा, इसमें भी एक चीज देखिएगा, कैश जो लेजर होता है ना, कैश लेजर के अंदर आप टैक्स का पेमेंट तो करते ही करते, टैक्स का पेमेंट तो आप करते ही करते हो। अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसका पेमेंट भी कैश लेजर से करते हो, क्योंकि क्रेडिट लेजर के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए यूटिलाइज होता है। इंटरेस्ट के लिए या आपने आरसीएम के ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी है, उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज नहीं होता। ये हम इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो टैक्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, फाइन के लिए, पेनल्टी के लिए, है ना, इन चीजों के लिए दोस्तों, लेट फीस के लिए आप ई कैश लेजर का यूज कर सकते हो। तो क्या अब मैं आपसे ये एक बात यहां पर ये बोल दूं, क्या मैं आपसे ये बात बोल दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, इसके चार मेजर हेड होते हैं। सर चार मेजर हेड कौन कौन से हैं? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस। बहुत बार सेस का भी पेमेंट करना पड़ता है। ये मेजर हेड्स हैं आपके। जबकि इसके अंदर पांच माइनर हेड होते हैं। सर पांच माइनर हेड कौन से हैं? टैक्स का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट, पेनल्टी का पेमेंट, फीस का पेमेंट, अदर्स का पेमेंट। क्या होता है सोच सुनिएगा दोस्तों, आज सपोज करिए कि आप एक रजिस्टर्ड सप्लायर है। सपोज करिए कि आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट के अंदर पैसा ऐड करना है, अपने बैंक अकाउंट से पैसा ऐड करना है। तो अब आपको ये चूज करना पड़ेगा सबसे पहली बात तो, कि जो पैसा आपको ऐड करना है वो आईजीएसटी के लिए ऐड करना है, कि सीजीएसटी के लिए, कि एसजीएसटी यूटीजीएसटी के लिए, या फिर सेस के लिए, किसके लिए पैसा ऐड करना है। तो सबसे पहले तो आपको मेजर हेड चुनना पड़ेगा एक, और फिर उस मेजर हेड के अंदर आपको माइनर हेड चुनना पड़ेगा। माइनर हेड चुनना पड़ेगा, क्या मतलब क्या हो जाता है कि भाई आपको टैक्स के, आईजीएसटी के अंदर टैक्स का अमाउंट इंक्लूड करना है, या इंटरेस्ट के लिए पेमेंट के लिए पैसा बैंक अकाउंट से कैश लेजर अकाउंट में ऐड करना है, या फाइन के लिए ऐड करना है, लेट फीस पेनल्टी के लिए करना है, अदर्स के लिए करना है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो जब भी कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पैसा ऐड करते हो, तो सबसे पहले आपको मेजर हेड चुनना पड़ता है, कि आईजीएसटी में पैसा ऐड कर रहे हो, कि सीजीएसटी में, कि एसजीएसटी में, कि सेस के अंदर, और उसमें भी किस चीज के पेमेंट के लिए, टैक्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, लेट फीस के लिए, किस चीज के लिए आप ऐड कर रहे हो। आई मेरी बात यहां तक समझ में? जैसे मैं यहां पर अगर आपको ये कैश लेजर दिखाऊं, देखिए स्क्रीन पर थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूं। देखिए ये कैश लेजर है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो पहले तो आईजीएसटी के लिए है, फिर आप देखोगे सीजीएसटी के लिए है, फिर आप देखोगे एसजीएसटी के लिए है, और फिर आप देखोगे सेस के लिए। तो चार तो इसके मेजर हेड हो गए। अब आप देखोगे इसके अंदर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर, किसके लिए पैसा ऐड कर रहे हो, किस चीज के लिए पैसा ऐड कर रहे हो अपने बैंक अकाउंट से। आ रही है मेरी बात समझ में? ये चीज इसके अंदर डालनी पड़ती है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को अभी तक समझ में आ गया कि एक जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, इसका मतलब होता है कि अपने बैंक अकाउंट से हम इसके अंदर पैसा ऐड करते हैं, और पैसा ऐड करने के बाद में हम पेमेंट कर देते हैं।
यहां तक की कहानी समझ में आ गई। इसके चार मेजर हेड होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस। और इसके अंदर पांच माइनर हेड्स होते हैं। तो हमें जब भी पैसा ऐड करना पड़ता है, पहले हमें चूज करना पड़ता है, हमें सीजीएसटी में डालना है कि एसजीएसटी में डालना है कि आईजीएसटी में डालना है कि सेस में डालना है। और उसके अंदर भी हमें चूज करना पड़ता है कि हमें टैक्स के लिए चाहिए कि इंटरेस्ट के लिए चाहिए कि लेट फीस के लिए चाहिए, तब जाकर हम अपने बैंक अकाउंट से इसमें पैसा ऐड करते हैं। समझ में आ गया। पर सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आखिर इस कैश लेजर के अंदर पैसा ऐड किया कैसे जाता है, तरीका क्या होता होगा पैसा ऐड करने का? अरे यार बड़ी सिंपल बात है। आप जब जाओगे ना अपने जीएसटी पोर्टल के ऊपर, और जब आप पैसा ऐड करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पैसा ऐड कर लो। क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल डाल दो, मोबाइल पे ओटीपी आता है, डाल दो, ऐड हो जाएगा पैसा। या यूपीआई से पेमेंट कर दो, क्यूआर कोड स्कैन करके या अपनी यूपीआई आईडी डाल के। इंटरनेट बैंकिंग करके डाल दो। एनईएफटी करा दो, बहुत बार आप नेफ्ट करा देते हो, आरटीजीएस करा देते हो। या फिर ओवर द काउंटर डिपॉजिट एट द बैंक, या फिर बैंक के अंदर जाकर पैसा डिपॉजिट करा दो। तो ये आप देखोगे ये सब तो इलेक्ट्रॉनिकली हो गए। कि आज मानकर चलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को ना अपने कैश लेजर में पैसा ऐड करना है, तो मैंने जीएसटी में लॉगिन किया। मैं चाहूं तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर दूंगा, चाहे तो यूपीआई कर दूंगा, चाहे तो आपका ये क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर दूंगा। लेकिन मेरे पास में एक और ऑप्शन होता है, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब है बैंक के अंदर जाकर मैं पैसा जमा करवाता हूं। अब सवाल ये आता है कि सर अगर बैंक के अंदर जाकर आप पैसा जमा करवाते हो तो फिर कैसे होता है, क्या तरीका होता है बैंक के अंदर जाकर पैसा जमा करवाने का? तो सुनिए दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले मेरे को जाना पड़ता है जीएसटी पोर्टल पे। सबसे पहले मैं अपने जीएसटी पोर्टल पर जाऊंगा, और जीएसटी पोर्टल पर जाकर मैं एक ई चालान इशू करूंगा। सबसे पहले मैं अपने जीएसटी पोर्टल पर जाकर एक ई चालान इशू करूंगा। सर ये जो ई चालान इशू होता है, ये पीएमटी 06 में इशू होता है। तो जब आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेते हो ना, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐसे करके, सर्विसेज। उसके अंदर लेजर करके ऑप्शन मिलता है, उसमें ई कैश लेजर में आप चले जाओगे तो वहां पर पीएमटी 06 करके मिलता है। आप चालान क्रिएट कर लो। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक चालान क्रिएट करोगे वहां पर वो पूछेगा कि आप किस में पैसा डिपॉजिट करना चाहते हो। आप आईजीएसटी में चाहते हो या सीजीएसटी में, तो पहले मेजर हेड चुनना पड़ेगा। फिर उसके अंदर दोबारा आपसे पूछेगा आप टैक्स के लिए पेमेंट ऐड करना चाहते हो, इंटरेस्ट के लिए, तो माइनर हेड चुनना पड़ेगा। फिर आप ई चालान पीएमटी 06 के अंदर इशू कर लो। कर लिया आपने वो चालान, जो आपने पीएमटी 06 के अंदर इशू किया है, वो 15 दिन तक के लिए वैलिड रहता है। कितने दिन के लिए वैलिड रहता है? 15 डेज के लिए वैलिड रहता है। अब आप 15 दिन के लिए वो आपका वैलिड हो गया। अब आप उस चालान को लेकर जाओ और उस चालान को बैंक में लेकर जाओ और बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दो। तो मैं दोबारा से बोलता हूं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर आपको पैसा जमा करवाना है, तो एक तो मेजर हेड चुनना पड़ेगा, फिर माइनर हेड चुनना पड़ेगा। उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिकली पैसा जमा करवा सकते हो, या फिर आप ओवर द काउंटर बैंक में जाकर पैसा जमा करवा सकते हो। अगर आप ओवर द काउंटर बैंक में जाकर पैसा जमा करवाते हो तो फिर उस केस में पहले आपको पीएमटी 06 में ई चालान इशू करना पड़ता है, जो कि 15 दिनों तक के लिए वैलिड रहता है। और फिर आप उस चालान को लेकर बैंक में जाकर पैसा जमा करवा सकते हो, क्योंकि उस चालान के अंदर आपने फिल किया हुआ होता है कि आपको किस मेजर हेड में और किस माइनर हेड में पैसा जमा करवाना है। समझ में आता है सर? आपने बोला सर ये जो चालान है ये 15 दिन तक के लिए वैलिड रहता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि एक बार में हम मैक्सिमम कितना अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं? मैक्सिमम 10,000 रुपए आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। मैक्सिमम कितना अमाउंट एक बार में आप मैक्सिमम 10,000 रुपए ओवर द काउंटर जमा करवा सकते हो। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन सर ये जो मैक्सिमम 10,000 रुपीज ओवर द काउंटर बैंक में जाकर जमा करवाया जा सकता है, क्या ये सबके लिए 10,000 रहता है या किसी के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहता है? देखिए कुछ ऐसे हैं जिनके लिए 10,000 की लिमिट नहीं होती, वो 10,000 रुपए से ज्यादा ओवर द काउंटर जमा करवा सकते हैं। सर वो कौन है? या तो आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या फिर आप कोई ऐसे पर्सन है जिसको
कमिश्नर ने नोटिफाई किया है कि ठीक है मैं इसको अलाउ करता हूं, ये ओवर दी काउंटर अपने ई कैश लेजर अकाउंट में 10,000 रुपए से ज्यादा जमा करवा सकता है। तो या तो आप कौन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या फिर आप कमिश्नर के द्वारा नोटिफाइड पर्सन है, तो फिर उस केस में आप जमा ज्यादा करवा सकते हैं, 10,000 रुपए से ज्यादा। क्लियर है ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। या फिर मानकर चलिए प्रॉपर ऑफिसर या कोई जीएसटी का दूसरा ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया गया है, वो रिकवरी कर रहा है किसी पर्सन से। आज मानकर चलिए एक मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स के ऊपर कोई पेनल्टी लगती है, और मिस्टर एक्स से कोई रिकवरी करानी है, रिकवरी करनी है पेनल्टी की। तो प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है कि सुनो, तुम अपने कैश लेजर अकाउंट में ओवर द काउंटर पैसा जमा करवाओ, 10,000 रुपए से ज्यादा जमा करवाना है तो भी करवाओ, क्योंकि हमें तुमसे पैसा रिकवर करना है। चाहे से तुम्हारी प्रॉपर्टी अगर बिक रही है और उसका पैसा 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो भी ओवर द काउंटर तुम ज्यादा रुपया जमा करवा सकते हो। तो नॉर्मली तो ई कैश लेजर अकाउंट में ओवर द काउंटर आप 10,000 रुपया मैक्सिमम जमा करवा सकते हैं, लेकिन या तो आप नोटिफाइड पर्सन है, कमिश्नर ने आपको ऑथराइज किया है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या फिर अगर आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपसे रिकवरी कराई जा रही है, प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है कि आप 10,000 रुपए से ज्यादा जमा करवा सकते हो, तो उस केस में आपके लिए अलाउड हो जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी क्लियर है। मैंने एक बात आपको पहले ही बता दी थी दोस्तों, कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ आप आउटपुट लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन जो की इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, उससे आप टैक्स का, इंटरेस्ट का, फाइन का, लेट फीस का, आरसीएम पर कोई टैक्स है उसका, किसी भी चीज का पेमेंट आप कर सकते हो अपने कैश लेजर अकाउंट से। अमाउंट डिपॉजिटेड शैल बी क्रेडिटेड टू द ई कैश लेजर विच कैन बी यूज टू पे एनी लाइबिलिटी। कोई भी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए यूज में लिया जा सकता है। स्टूडेंट बोलता है ठीक है। अमाउंट अवेलेबल इन वन मेजर हेड। अब सुनिएगा। अब ये बोल रहा है कि सर मानकर चलिए, अब ये बोल रहा है कि सर मानकर चलिए कि मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट में आईजीएसटी में पैसा जमा करवाया, टैक्स के अंदर, आईजीएसटी में टैक्स के अंदर पैसा जमा करवाया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे आईजीएसटी के अंदर यूज नहीं है, मुझे सीजीएसटी या एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के अंदर यूज है। इसका मतलब है सर मैंने जिस मेजर हेड में और जिस माइनर हेड में पैसा जमा करवाया था, मैंने सर जिस मेजर हेड में और माइनर हेड में पैसा जमा करवाया था, अब मेरे को वो हेड चेंज करने हैं। मैंने जिस मेजर हेड में या माइनर हेड में पैसा जमा करवाया था, अब मेरे को वो हेड चेंज करने हैं, मैं बदलना चाहता हूं। तो नॉर्मली तो अलाउड नहीं होता है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट में आईजीएसटी में पैसा जमा कराया, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस इनमें नहीं जा सकते, या वाइस वर्सा, एक दूसरे में आप नहीं जा सकते। लेकिन इसका एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप जा सकते हो। उसके लिए आपको जीएसटी पीएमटी 09 फाइल करना पड़ता है अपने पोर्टल पर जाकर, और तब जाकर आप कैश लेजर में जिस मेजर हेड माइनर हेड में आपने पैसा जमा करवाया था, आप उसको चेंज करके दूसरे मेजर हेड माइनर हेड में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर है ये चीज यहां तक? उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा आपको? PMT 09। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी मेरे को समझ में आ गई, यहां तक मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर एक क्वेश्चन है। मैंने कहा बोलो। बोला सर सपोज करो कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के ई कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है। सर एक मिस्टर एक्स है जिसके ई कैश लेजर के अंदर पैसा पड़ा हुआ है। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब सर एक मिस्टर वाई है, ये मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को जानता है, बाकी कोई रिलेशन विलेशन नहीं है, वैसे ऐसी नोन है उसका, जानता है। मिस्टर वाई ने बोला कि यार तुम एक काम करो ना, तुम्हारे ई कैश लेजर में जो पैसा पड़ा है यार, वो मेरे को ट्रांसफर कर दो यार, मेरे काम आ जाएगा वो पैसा, मुझे ट्रांसफर कर दो। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक सप्लायर जिसके ई कैश लेजर अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, क्या वो दूसरे पर्सन को
ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अलाउड होता है कि नहीं अलाउड होता है, नॉट अलाउड, ऐसे अलाउड नहीं होता है। लेकिन सर अगर ये मिस्टर वाई डिस्टिंक्ट पर्सन है, लेकिन सर अगर ये मिस्टर वाई कौन है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, तब तो ट्रांसफर किया जा सकता है। और रजिस्टर्ड पर्सन, तो ध्यान रखिएगा ट्रांसफर कौन कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफर कर रहा है, कैन ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ सम अवेलेबल इन दियर ई कैश लेजर फॉर आईजीएसटी और सीजीएसटी टू डिस्टिंक्ट पर्सन, ई कैश लेजर ऑफ आईजीएसटी और सीजीएसटी ओनली इफ सच रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट हैव एनी ई लाइबिलिटी। मतलब अगर ये मिस्टर वाई मिस्टर एक्स का डिस्टिंक्ट पर्सन है तो मिस्टर एक्स इसको ट्रांसफर कर सकता है, पर उसकी कंडीशन ये है कि मिस्टर एक्स की खुद की कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई लाइबिलिटी जो उसे कैश लेजर से पेमेंट करनी है, खुद की ऐसी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। पता चला इसकी खुद की लाइबिलिटी है, उसका पेमेंट ना करके अपना पैसा इसको ट्रांसफर कर रहा है, अलाउड नहीं है। तो ये रजिस्टर्ड पर्सन इस रजिस्टर्ड पर्सन डिस्टिंक्ट अपने रजिस्टर्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, आईजीएसटी का या सीजीएसटी का पैसा ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां तक मेरे को एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, एक एक चीज एकदम क्लियर है। अच्छा मेरे को एक चीज बताइएगा दोस्तों, सपोज करिए अगर मैं बोलूं ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है आपका, सपोज करिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, सप्लायर को लगता है कि यार ये पैसा जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा हुआ है ये काम तो आ नहीं रहा, ना ही कोई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के काम में आ रहा है, ना ही कोई फाइन पेनल्टी इंटरेस्ट को पेमेंट करने के काम में आ रहा है, फालतू में मेरा पैसा इस मेरे कैश लेजर अकाउंट में जीएसटी पोर्टल पर पड़ा हुआ है, क्यों ना मैं इसका रिफंड लेके मेरे बैंक में डाल दूं वापस, कल को अगर कुछ पेमेंट करने की जरूरत होगी वापस बैंक से ऐड करके यहां पर लेकर आ जाऊंगा, अभी तो एक काम करता हूं यहां से विड्रॉ कर लेता हूं, रिफंड ले लेता हूं। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि क्या वो रिफंड ले सकता है क्या? अगर कोई सप्लायर है, मानकर चलिए जैसे मैं मोहित बंसल, मानकर चलिए मेरे कैश लेजर अकाउंट में अमाउंट पड़ा हुआ है और जो यूज में नहीं आ रहा है, मैं उसका रिफंड लेना चाहता हूं, हाँ तो रिफंड ले सकते हो, उसमें क्या है भाई, पैसा उसमें पड़ा हुआ है, रिफंड ले लो। बाकी अभी आपकी लाइबिलिटी नहीं है, ना आपको टैक्स पे करना है, ना इंटरेस्ट ना पेनल्टी, रिफंड ले लो। जब पे करना होगा बैंक से दोबारा ऐड कर लेना पैसा और तब पे कर देना। ठीक है सर मैं रिफंड ले लूंगा। अच्छा मुझे बताइए अगर मैं रिफंड लूंगा, अगर मैं रिफंड लूंगा तो क्या मेरे कैश लेजर अकाउंट का पैसा डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा? ऑब्वियसली सर, अभी तक मेरे कैश लेजर अकाउंट में मानकर चलो रुपया पड़ा था 10,000, मैंने उसमें से 5,000 रिफंड ले लिया, मैंने उसमें से 5,000 रिफंड ले लिया, तो सर ये तो डेबिट हो गया ना, ये तो डेबिट हो गया ना सर मेरा। और सपोज करो अगर मैंने रिफंड लिया लेकिन वो रिफंड रिजेक्ट हो गया, तो सर वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल बात है कि अमाउंट अगर आपने रिफंड लिया है कैश लेजर में से तो वो डेबिट होगा, लेकिन अगर वो रिजेक्ट हो गया तो क्रेडिट होगा। क्लियर ये चीज यहां तक? तो इस हिसाब से अगर इसका लेजर अकाउंट देखते हैं किस तरीके से बनता होगा, देखिए अमाउंट यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, कि कैश लेजर के अंदर पैसा पड़ा हुआ है आपका, अब आपने उसे यूज कर लिया लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए, डेबिट हो गया पैसा। और अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू ई कैश लेजर, अमाउंट आपके अगर आपने डिपॉजिट किया, आज सपोज करो मेरा कैश लेजर है उसके अंदर बैलेंस पड़ा है अभी 10,000, मैंने उसमें से लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए 2,000 रुपया यूज ले लिया, तो ये डेबिट हो गया ना, 8,000 बचा मेरे। और मैंने कुछ पैसा डिपॉजिट कराया, मैंने 3,000 रुपया डिपॉजिट कराया तो वो क्रेडिट हो गया, ऐड हो गया मेरे लिए। सिंपल सी बात है ये तो। क्लियर है ये चीज यहां तक? ये बात करी दोस्तों हम लोगों ने ई कैश लेजर अकाउंट की। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट पर। अब आते हैं दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट पर। अब मेरे को एक चीज बताइएगा, अगर मैं यहां पर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट दिखाता हूं, तो सर जैसे ई कैश लेजर अकाउंट के अंदर
मेजर हेड्स थे हमारे, जैसे इंटीग्रेटेड टैक्स या सेंट्रल स्टेट सेस, ये थे। अब उसके अंदर सर फिर माइनर हेड भी थे। क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर भी सर माइनर हेड्स आएंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर भी माइनर हेड्स आएंगे क्या? अरे भैया, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उससे सिर्फ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट होता है। ना तो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो, ना आप पेनल्टी का पेमेंट करते हो, ना आप फाइन का पेमेंट करते हो, ना आप लेट फीस का पेमेंट करते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर सिर्फ आपके मेजर हेड आते हैं, माइनर हेड नहीं आता है। आ रही है मेरी बात समझ में? दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अकाउंट के अंदर आप जितना भी पैसा ऐड करते हो वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के पेमेंट के यूज में आता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो आपका पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा सिर्फ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के यूज में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा आईटीसी वाला पैसा दिखाई देता है। उसके अलावा कोई दूसरा पैसा नहीं होता है उसमें। अगर आपने कोई चीज परचेज करी है जिसपे आरसीएम पर आपको टैक्स पे करना है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे नहीं कर पाओगे। अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज टू पे ओनली आउटपुट टैक्स, सिर्फ आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो। एनी अदर टाइप ऑफ ड्यूज, जैसे पेनल्टी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, आरसीएम लाइबिलिटी हो गई, फीस हो गया, एसेट्रा, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट किया जाता है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की कहानी समझ में आ गई, यहां तक मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बताऊं आपको, देखते हैं अगर हम लोग, तो जब भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज अवेल करते हैं, अगर हम कि यार मैंने इनवर्ड सप्लाई परचेज करा था, मैंने कोई माल जिस पे मैंने टैक्स का पेमेंट किया, तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा आपके लेजर में। और जब आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए यूज कर लोगे आईटीसी को, तो वो डेबिट हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को रिफंड ले लेते हो तो डेबिट हो जाएगा। और रिफंड अगर रिजेक्ट हो जाता है तो पैसा वापस से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ गया, वो क्रेडिट हो जाएगा पैसा। क्लियर है ये चीज यहां तक? वे क्वेश्चन आता है, सर आपने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, कि सर ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, इसके अंदर जो पैसा है वो सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट का रहता है, और उसे यूज किया जा सकता है ओनली फॉर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। जी हाँ, सिर्फ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, दूसरे किसी काम के लिए यूज नहीं किया जा सकता। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, सपोज करो कि ये जो टैक्स पेयर है उसने सेल्फ असेस करी है, उसने खुद ने असेस करके बोला है कि मेरा इतना टैक्स बनता है, मैं पे कर देता हूं। हाँ, तब भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट के लिए आईटीसी यूज कर सकते हो आप, ई क्रेडिट लेजर से। या फिर सर डिपार्टमेंट ने खुद ने निकाल कर बताया है इतना तुम्हारा टैक्स बनता है, चाहे से सर गवर्नमेंट बता रही है कि तुम्हारा इतना आउटपुट टैक्स बनता है, चाहे से तुम सेल्फ असेस करके बता रहे हो मेरा इतना टैक्स बनता है। दोनों ही सिनेरियोज के अंदर जब तुम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे, अगर तुम्हारे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, तो तुम उसे यूटिलाइज कर सकते हो। ITC can be utilized to pay any liability, whether self-assessed in returns or due to any proceeding initiated under GST। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी क्लियर है, यहां तक मेरे को एक सिंगल परसेंट की भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ जाती है दोस्तों। अब आपको याद होगा दोस्तों, हम लोगों ने एक चीज अब आपको याद होगा दोस्तों, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि जब एक्सपोर्ट करते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास में। एक तो होता है कि पेमेंट ऑफ टैक्स, हमने रिटर्न फाइल करी और हमने टैक्स का पेमेंट किया और एक्सपोर्ट किया। और एक होता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, हम एलयूटी या बॉन्ड भर के एक्सपोर्ट कर देते हैं। इस वाले केस में तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है, लेकिन इस वाले केस में हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता। ये हम अपने पुराने चैप्टर्स के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं।
तो सिंपल बात है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो पेमेंट ऑफ टैक्स करके, तो उसमें आईटीसी का कोई मतलब ही नहीं आता है। तो हमें लेजर के अंदर देखना ही नहीं है कि डेबिट क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपने एक्सपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स बाय फाइलिंग एलयूटी और बॉन्ड, तो उस केस में आईटीसी का आपको रिफंड मिलता है, अदरवाइज रिफंड ही नहीं मिलता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो ये तो दोस्तों अभी तक हमने बात करी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर की। अब आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपके ऊपर टोटल कितनी लाइबिलिटी है जो आपको पेमेंट करनी है। तो जो लाइबिलिटी मानकर चलिए आपके कैश लेजर में पड़ी हुई है और क्रेडिट लेजर में पड़ी हुई है, चाहे से वो सेल्फ असेस्ड है, चाहे से डिपार्टमेंट ने डिमांड रेज करी, तो लाइबिलिटी लेजर टोटल इतना बताता है कि आपके ऊपर कितनी लाइबिलिटी है। कैश लेजर की, क्रेडिट लेजर की, आउटपुट टैक्स की, आरसीएम की, टोटल मिलाकर कितनी लाइबिलिटी है, कितना आपको इंटरेस्ट विंटरेस्ट ये सब पे करना है। क्लियर है ये चीज यहां तक? देखिए, ये अगर आप इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर यहां पर देखते हैं, तो देखिए, इंटीग्रेटेड टैक्स का अलग है, सेंट्रल का अलग है, ऐसे ही सबका अलग रहता है। और इसमें टैक्स का कितना पेमेंट बनता है, इंटरेस्ट का कितना बनता है, पेनल्टी का कितना बनता है, फीस का, मतलब टोटल लाइबिलिटी बताता है ये कि आपकी टोटल कितनी लाइबिलिटी है ना। क्रेडिट कैश लेजर में कितनी पड़ी हुई है, क्रेडिट लेजर के अंदर कितनी पड़ी हुई है, इन सब चीजों के बारे में वो बता देता है। एनी लाइबिलिटी लाइंग इन दी ई लाइबिलिटी अकाउंट शेल बी डिस्चार्ज इन दी फॉलोइंग ऑर्डर। अब कैसे होगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मानकर चलिएगा एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स सप्लायर है। मिस्टर एक्स बोलता है कि यार मेरे पास में प्रीवियस ईयर की या प्रीवियस पीरियड की टैक्स लाइबिलिटी बची हुई है। फिर मेरे पास में करंट पीरियड की टैक्स लाइबिलिटी बची हुई है, सेल्फ असेस्ड। और फिर डिपार्टमेंट ने भी मेरे से कुछ लाइबिलिटी रेज करी है। डिपार्टमेंट ने भी बोला है कि इतना पेमेंट करना है। एक तो कुछ लाइबिलिटी प्रीवियस ईयर की पड़ी हुई है, कुछ करंट ईयर की पड़ी हुई है, और कुछ डिपार्टमेंट ने भी रेज किया है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? कुछ डिपार्टमेंट ने भी रेज किया है। सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि सर किस सिनेरियो में मेरे को पहले पेमेंट देना पड़ेगा सप्लायर को? क्या सप्लायर पहले डिपार्टमेंट के द्वारा रेज की गई लाइबिलिटी का पेमेंट देगा, या पहले करंट ईयर वाली का देगा? देखो बड़ा सिंपल है, और लॉ भी यही बोलता है कि जो आपने पहले सेल्फ असेस किया है प्रीवियस टैक्स पीरियड का, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, सबसे पहले आप वो पेमेंट करोगे, वो आपकी फर्स्ट लाइबिलिटी है। फिर सेल्फ असेस्ड के अंदर जो करंट ईयर का है, फिर वो आपकी, भाई पहले पुराना तो चुकाओ फिर आज का चुकाना। आप बोल रहे हो आज का चुका देता हूं, पुराना वाला बाद में देखेंगे, फिर तो वो डूब ही गया ना एक तरीके से। ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने जो खुद ने आपसे डिमांड करी है अंडर सेक्शन 73, 74, 74A, इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं आगे के चैप्टर्स में, तो वो फिर आपकी नेक्स्ट प्रायोरिटी पर आ जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर ये चीज यहां तक? ये आपकी नेक्स्ट प्रायोरिटी पर आ जाती है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी मेरे को समझ में आ गई, यहां तक मेरे को 100% तरीके से क्लियर है। तो यहां तक दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इतना देखा कि टैक्स का पेमेंट कैसे होता है, इंटरेस्ट का, फीस का पेमेंट कैसे होता है, कितने हमारे अकाउंट्स होते हैं। और मैंने आपको ये कैश लेजर अकाउंट भी यहां पर दिखाया, ये क्रेडिट लेजर अकाउंट है जिसके अंदर सिर्फ मेजर हेड्स होते हैं, और लाइबिलिटी है जिसके अंदर मेजर हेड माइनर हेड सब कुछ होते हैं। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब हम आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है, इस चैप्टर का अगर कोई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में
पूछा ही जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वो यही टॉपिक है जो अब हम पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 50, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर है ये चीज यहां तक? हालांकि इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार यहां पर क्लास को पॉज करके अभी तक जितना पढ़ा है रिवाइज कर लें, क्योंकि पढ़ाई इजी सा पढ़ा है अभी तक तो अपन लोगों ने। अब फिर उसके बाद में आप क्लास को रिज्यूम करके इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स को पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट। हाँ जी। अब आप देखिएगा दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक मिनट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों अब इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ये जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिलेड पेमेंट पे, ये दो टाइप का है। ये दो टाइप का है। कौन कौन सा है सर? एक तो एग्जाम्पल के तौर पे एक मिस्टर एक्स है, और सपोज करिए कि इसको जनवरी मंथ की रिटर्न फाइल करनी थी। इसको जनवरी मंथ की रिटर्न फाइल करनी थी, ठीक है, जिसमें इसे टैक्स पे करना था। तो वो कब तक फाइल होती? GSTR 3B फाइल होती 20th Feb तक हो जानी चाहिए थी। ये ड्यू डेट है इसकी। भाई जनवरी महीने की जो रिटर्न है वो कब तक फाइल हो जानी चाहिए? 20 फरवरी तक फाइल हो जानी चाहिए GSTR 3B, जिसके अंदर मिस्टर एक्स टैक्स पे कर देगा। लेकिन इसने 20 फरवरी को रिटर्न फाइल नहीं करी और गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं करवाया। अरे ये मेरी बात यहां तक समझ में? सपोज करो कि इसने अप्रैल के अंदर टैक्स जमा करवाया। 20th अप्रैल को जब मार्च की इसने रिटर्न फाइल करी थी, मार्च महीने की रिटर्न 20th अप्रैल को फाइल करी, तब इसने टैक्स पे किया। करना कब तक था? 20 फरवरी को पे करना था, 20 फरवरी तक पे करना था, क्योंकि जनवरी महीने का वो टैक्स था। लेकिन पे किया है इसने अप्रैल के अंदर, जब मार्च महीने की रिटर्न गई है। तो क्या इसने डिले कर दिया पेमेंट? क्या इसने टैक्स का पेमेंट डिले कर दिया? जी हाँ। तो अब ये जो पेमेंट करेगा, ये इसे इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक तो जो इंटरेस्ट अभी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, वो किस लिए लग रहा है इंटरेस्ट? क्योंकि आपने टैक्स का पेमेंट डिले कर दिया। टैक्स आपको पे कर देना चाहिए था 20 फरवरी तक, जबकि आप बाद में पेमेंट कर रहे हो, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। वो टैक्स आपको इंटरेस्ट के साथ में पे करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को बाद में टैक्स दे रहे हो, गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हो। एक तो ये हो गया। एक और होता है इंटरेस्ट, और वो कब होता है? मानकर चलो कि आपने कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल रहा है। अब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल कर लिया, लेकिन गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल कर लिया, रॉन्गली ITC अवेल्ड। आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया था, वो गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल कर लिया, रॉन्गली ITC आपने अवेल कर लिया। सपोज करिए हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपको लेना है तो कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात तो आपके पास में टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए आपके पास में, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट जरूरी है। आपने गुड्स या सर्विस जो है वो रिसीव कर ली है, जो सप्लायर है उसने टैक्स पे कर दिया। इस तरीके से हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। आ रही है मेरी बात समझ में? अब सपोज करो कि गुड्स या सर्विस आपको रिसीव हुए नहीं और आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो, मतलब आपने रॉन्गली ITC अवेल कर लिया। सर अगर रॉन्गली ITC अवेल कर लिया तो क्या ये गलत है? नहीं, ये भी यहां तक गलत नहीं है। मानकर चलो आपको ITC मिलना चाहिए था, आपको ITC मिलना चाहिए था 1,50,000 रुपीज का, लेकिन आपने 2 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, अवेल कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यूटिलाइज नहीं किया अभी तक आपने। जो 50,000 रुपए का ITC आपने रॉन्गली अवेल किया है, अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है, आपके अकाउंट में पड़ा है। तो वो अकाउंट तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे बना हुआ है, गवर्नमेंट के पास में पड़ा है एक तरीके से पैसा। तो ITC अगर आप रॉन्गली अवेल कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है।
बट अगर आपने आईटीसी को यूटिलाइज कर दिया, रॉन्गली यूटिलाइज, जो आपने रॉन्ग आईटीसी अवेल किया था, अगर उसको आपने यूटिलाइज कर लिया, अब दिक्कत है बाबूजी। और अब आपके ऊपर पेनल्टी, मतलब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहां पर हम दो तरीके के इंटरेस्ट की बात करने वाले हैं। एक तो हम बात करेंगे कि आपने पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर डिले कर दिया, उस बात का इंटरेस्ट। और एक हम बोलेंगे जो रॉन्गली आपने आईटीसी अवेल किया था, अगर सिर्फ रॉन्गली अवेल करके आईटीसी अपने अकाउंट में रखकर बैठे हो, टेंशन वाली बात ही नहीं है। बट अगर आपने उसको यूटिलाइज कर लिया रॉन्गली, तो फिर उस केस में प्रॉब्लम वाली बात आ जाती है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मेरे को 100% तरीके से क्लियर है, यहां तक मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने टैक्स का पेमेंट डिले कर दिया, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसका क्या प्रोविजन होता है, हम केस नंबर 1 को लेकर चलेंगे। अब यहां पर जब हम बात करते हैं ना कि टैक्स का पेमेंट आपने डिले कर दिया, टैक्स का पेमेंट आपने डिले कर दिया, आपको टैक्स पे कर देना चाहिए था टाइम पर, बट आपने टैक्स टाइम पर पे नहीं किया, डिले कर दिया, तो अब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब यहां पर तीन सवाल आते हैं बच्चों के। पहला सवाल आता है, कौन से अमाउंट पर टैक्स पे कर इंटरेस्ट पे करना है, वो कौन सा अमाउंट है जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। दूसरा, कब से कब तक, मतलब कितने दिन के लिए, टोटल कितने डेज के लिए हमें इंटरेस्ट देना है। और तीसरा सवाल आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चा बोलता है ठीक है सर, मेरे को ये समझ में आ गया कि सपोज करिए मुझे जनवरी महीने की एक रिटर्न फाइल करनी थी, जो 20 फरवरी तक फाइल हो जानी चाहिए थी, 20 फरवरी तक मुझे टैक्स का पेमेंट करना था, बट मैंने डिले कर दिया, तो मेरे को इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आता है? कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, फिक्स्ड है। एक चीज समझ लीजिएगा, पूरे जीएसटी के अंदर जब भी कभी भी सप्लायर को, टैक्स पेयर को, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना है, हमेशा 18% से पे करता है। जीएसटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट बोलती है मैं तो हमेशा तुमसे 18% से इंटरेस्ट लूंगी, चाहे जीएसटी के किसी भी सिनेरियो के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, हमेशा 18% से पे करना पड़ता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हमेशा 18% रहता है। अब दूसरा सवाल आता है, सर कब से कब तक का लगेगा इंटरेस्ट का पेमेंट, कब से कब तक का लगेगा? तो जो आपकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट थी, जो आपकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट थी, उसके नेक्स्ट डे से लगेगा, उसके नेक्स्ट डे से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगने, मतलब जिस दिन आपको पेमेंट कर देना चाहिए था और आपने नहीं किया, उसके अगले दिन से आपके ऊपर इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, टिल दी डेट ऑफ पेमेंट, जब तक आप पेमेंट कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे मानकर चलो कि जनवरी महीने की रिटर्न थी, जो कि 20 फरवरी तक आपको फाइल करनी थी, पर आपने फाइल करी 18 अप्रैल को, तो फ्रॉम दी 21 फेब टिल 18 अप्रैल, 21 फरवरी से 18 अप्रैल तक आपके ऊपर 18% का इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है ये चीज? तो जिस दिन ड्यू डेट थी, उसकी नेक्स्ट डे से टिल दी डेट ऑफ पेमेंट। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी समझ में आ गई, यहां तक सर मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी सर मैंने बोला था तीन सवाल हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18, कब से कब तक ये आपने बता दिया, ऑन अमाउंट, कौन से अमाउंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, आपको पे करना पड़ता है या तो नेट जीएसटी लाइबिलिटी पर, या फिर ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी पर। सर ये क्या बात हुई, आप बोल रहे हो नेट जीएसटी लाइबिलिटी पर या ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी पर? सर फाइनली बताओ ना किस पे देना है, ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी पे देना है कि नेट जीएसटी लाइबिलिटी पे देना है? क्लियर करो ना सर, ऐसे कंफ्यूज क्यों करके छोड़ते हो आप? सुनो, ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी का मतलब क्या है? ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी का मतलब क्या है? सर जो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है,
जो आपने बेचा उसके ऊपर जो आपको टैक्स पे करना है, प्लस अगर आपने आरसीएम के ऊपर कुछ मतलब कोई चीज आपने परचेज करी थी जिस पर आपको आरसीएम पर टैक्स पे करना है, तो ये टोटल आपकी ग्रॉस लाइबिलिटी आ गई टोटल। और अगर मैं इसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस कर देता हूं तो ये आपकी नेट जीएसटी लाइबिलिटी आ जाती है। सर ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। ग्रॉस का मतलब है कि टोटल लाइबिलिटी, तो टोटल लाइबिलिटी एक तो मैं जो बेच रहा हूं उसके ऊपर जो मेरे को टैक्स पे करना है, और मैंने अगर कोई ऐसी चीज खरीदी थी जिसके ऊपर आरसीएम पर टैक्स लग रहा है, तो वो टोटल मिलाकर मेरी ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी बन जाती है। उसमें से अगर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट पे कर देता हूं, मतलब यूज कर लेता हूं, तो माइनस करने के बाद में जो बच जाएगा वो नेट जीएसटी लाइबिलिटी है। इसका मतलब है ये कैश लेजर अकाउंट से पे किया जाएगा, क्योंकि ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी में तो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से भी पे करते हो और कैश में से भी पे करते हो। लेकिन अगर आपने आईटीसी माइनस कर दिया, अब आपकी नेट जीएसटी लाइबिलिटी है, इसका मतलब सिर्फ कैश लेजर अकाउंट से आप पेमेंट करोगे। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, ये तो आपने मुझे इतना सा बता दिया, ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, नेट जीएसटी लाइबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। अब मुझे ये बताइए कि अगर टैक्स का पेमेंट करने में मैं डिले हो जाता हूं, तो 18% से इंटरेस्ट देना है, जो ड्यू डेट थी उसके अगले दिन से जब तक एक्चुअली में पेमेंट कर रहे हैं तब तक इंटरेस्ट देना है। लेकिन कौन से अमाउंट पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, अमाउंट क्या होगा? तो अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको नेट टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, दोनों की दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आप नेट जीएसटी लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे। और अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती, या तो दोनों फुलफिल नहीं होती या इवन एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती, तो आपको ग्रॉस जीएसटी टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर वो क्या है, एक बार मैं वो आपको समझा देता हूं, बड़े ध्यान से सुनेगा। दो कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन, प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73, 74 या 74A हैज नॉट बीन इनिशिएटेड। इसमें क्या होता है देखो दोस्तों, ये जो सेक्शन 73 या 74 या 74A होता है ना, इसके अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे जबरदस्ती टैक्स भरवाता है, क्योंकि आप टैक्स भर नहीं रहे थे, आप चोरी कर रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट आपके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू कर देता है और आपसे जबरदस्ती टैक्स भरवाता है। तो गवर्नमेंट बोलती है, जीएसटी लॉ बोलता है, अगर तुम्हारे खिलाफ इन सेक्शंस में प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है, इसका मतलब है तुम कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहे थे। अब हम तुमसे जो इंटरेस्ट लेंगे वो ग्रॉस पर लेंगे, नेट वाले बेनिफिट हम तुम्हें देंगे ही नहीं। तो उस टैक्स पेयर के खिलाफ इन सेक्शन में प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये, नॉट बीन इनिशिएटेड। ठीक है सर। दूसरा क्या है? रिटर्न हैज बीन फाइल्ड belatedly for the said tax period for which tax is due। सर इसका क्या मतलब हुआ, मैं समझा देता हूं। सपोज करो मिस्टर एक्स है, सपोज करो जनवरी मंथ की इसको रिटर्न फाइल करनी थी, जो कि 20th Feb तक फाइल हो जानी चाहिए थी, पर इसने जनवरी मंथ की रिटर्न ही फाइल नहीं करी, रिटर्न फाइल ही नहीं करी, नॉट फाइल, फाइल ही नहीं करी रिटर्न इसने। आ रही है मेरी बात समझ में? इवन इसने फेब मंथ की रिटर्न भी फाइल नहीं करी, इवन इसने फरवरी महीने की रिटर्न जो मार्च तक जानी थी, मार्च में 20th मार्च को, वो भी फाइल नहीं करी। अब ये डायरेक्टली 20 अप्रैल को रिटर्न फाइल कर रहा है। इसका मतलब है सर, इसने अभी तक ना तो फरवरी की रिटर्न फाइल करी, जनवरी की तो करी ही नहीं इसने, फरवरी की भी नहीं करी और मार्च की भी नहीं करी, अब कर रहा है ये रिटर्न फाइल। इसका मतलब सर, इसके अकाउंट में अभी तक जो आईटीसी पड़ा था वो एज इट इज पड़ा हुआ है। अगर इसके कैश लेजर अकाउंट में कोई बैलेंस पड़ा था तो वो अभी तक पड़ा हुआ है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में?
इसने जनवरी महीने की रिटर्न जो है वो अभी तक फाइल ही नहीं करी है, अब फाइल कर रहा है ये 20 अप्रैल को। तो नेट जीएसटी लाइबिलिटी। सर इसका अपोजिट क्या हो सकता है? ये उतनी अच्छे से नहीं समझ में आया सर ये पॉइंट। इसका अपोजिट क्या? इसका अपोजिट ये हो सकता है, सपोज करो मिस्टर एक्स ने जनवरी महीने की रिटर्न 20 फेब तक फाइल कर दी थी, बट किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर टैक्स पे नहीं किया इसने। रिटर्न तो फाइल कर दी थी इसने, पर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर इसने टैक्स पे नहीं किया, और उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर ये अब टैक्स पे कर रहा है जब मार्च की रिटर्न फाइल कर रहा है 20 अप्रैल को, तब ये उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर रिटर्न टैक्स पे कर रहा है। जबकि पहले वाले केस में क्या था? पहले वाले केस में था कि उसने जनवरी महीने की रिटर्न ही फाइल नहीं करी, उसने टैक्स पे ही नहीं किया, रिटर्न फाइल ही नहीं हुई, वो पूरी की पूरी रिटर्न एक ही बार में फाइल कर रहा था, तो नेट जीएसटी लाइबिलिटी। लेकिन अगर वो रिटर्न फाइल कर चुका है लेकिन किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के ऊपर वो टैक्स पे करना भूल गया था और पे कर रहा है, तो फिर उसे ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी के ऊपर पेमेंट करना, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि सोचो अगर आपने जनवरी महीने की रिटर्न ही फाइल नहीं करी, तो इसका मतलब है आपने फरवरी की रिटर्न भी फाइल नहीं करी, क्योंकि जब तक जनवरी की फाइल नहीं होगी तब तक फरवरी की फाइल नहीं हो सकती, तब तक मार्च की फाइल नहीं हो सकती। आपको पहले प्रीवियस वाली फाइल करनी पड़ेगी, ये मैंने अभी अभी बताया था। पहले प्रीवियस का टैक्स पे करते हो, फिर करंट का पे करते हो, फिर गवर्नमेंट के द्वारा डिमांडेड है तो उसका पे करते हो। अभी पढ़ा था ना अपन ने प्रोसेस। तो पहले आपको प्रीवियस पे करना पड़ता है। अगर आपने जनवरी महीने की रिटर्न फाइल ही नहीं करी, तो आपके अकाउंट में जितना आईटीसी पड़ा था, वो मान के चलो आईटीसी पड़ा था 1,50,000, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? यार इतना रुपया तो मेरे पास में ऑलरेडी पड़ा ही है ना इसका। 1,50,000 रुपया तो पड़ा है, इसने भले ही मेरे को टैक्स पे नहीं किया, लेकिन इतना रुपया तो इसके अकाउंट में पड़ा है ना, ये वहां से विड्रॉ कर ही नहीं सकता है। तो मैं इस पर इंटरेस्ट क्यों लूं? इवन अगर उसके कैश लेजर में मान लो 20,000 रुपए पड़े, तो बोला कैश लेजर में भी तो इसके अमाउंट पड़ा है ना, मैं उस पे इंटरेस्ट क्यों लूं? तो अगर आपने जनवरी की रिटर्न ही फाइल नहीं करी, तो गवर्नमेंट बोलती है तो भी इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो पैसा पड़ा है, वो है तो गवर्नमेंट का ही एक तरीके से, मैं उस पे इंटरेस्ट क्यों लूं? वो इसने अपने अकाउंट में इसके क्रेडिट लेजर अकाउंट में है, मैं खुद से विड्रॉ कर लूं, जब रिटर्न फाइल करेगा तब इससे वसूल लेंगे। अगर इवन इसके कैश लेजर में पड़ा है, इस पे भी मैं क्यों टैक्स लूं, इंटरेस्ट क्यों लूं? इसीलिए कंडीशन डाली गई है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। एक तो आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है, और दूसरा उस महीने की रिटर्न ही अभी तक आपने फाइल नहीं करी है, अब फाइल कर रहे हो, तो फिर उस केस में नेट जीएसटी लाइबिलिटी। इसका मतलब है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट में पड़ा हुआ है आईटीसी, उस पर इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। इवन अगर आपके अगर आपके इवन अगर आपके कैश लेजर अकाउंट में भी कुछ पैसा पड़ा हुआ है, उस पर भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगी कैश लेजर में भी जो पैसा पड़ा है वो आएगा तो अंत में मेरे ही पास। क्लियर है ये चीज यहां तक? हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। हम एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत मस्ती से समझ में आएगा, आपको गारंटी है। डिटेल्स ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फेब आर एज फॉलोज। फरवरी महीने की हमें टैक्स लाइबिलिटी की डिटेल दी हुई है। लाइबिलिटी ऑन आउटपुट 1,50,000, आरसीएम लाइबिलिटी 40,000, इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस 70,000, और कैश लेजर में पैसा पड़ा है 20,000। ठीक है, इन द मंथ ऑफ फेब टू अप्रैल, अप्रैल तक पड़ा हुआ है। अब दो सिनेरियो दिए हुए हैं हमको। सिनेरियो नंबर 1, कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल इफ रिटर्न फॉर द फेब मंथ इज फाइल्ड ऑन 17 अप्रैल। अगर 17 अप्रैल को रिटर्न फाइल करी गई है, रिटर्न ही 17 अप्रैल को फाइल करी गई है, तो देखो सिनेरियो नंबर 1, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है? सर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है 1,50,000।
आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है सर 1,50,000 प्लस आरसीएम की लाइबिलिटी कितनी बनती है 40,000। अब सिनेरियो नंबर 1 बोल रहा है कि अभी तक रिटर्न ही फाइल नहीं हुई है, फरवरी महीने की रिटर्न सीधा 17 अप्रैल को फाइल हो रही है। और क्वेश्चन ये भी नहीं बोल रहा है कि इनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, मतलब नेट जीएसटी लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसमें ये टोटल कितना, इसमें से हम आईटीसी माइनस कर देंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है 70,000, तो ये आ गया 1,20,000। 1,20,000। अब हमने एक चीज और पढ़ी है कि अगर आपके कैश लेजर में कोई पैसा पड़ा है उस पर भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है आखिर पड़ा तो कैश लेजर में ही है ना, कोई विड्रॉ करके अपने घर थोड़ी ना ले गया, ये पैसा गवर्नमेंट के ही पास में था, एक तरीके से मैं इस पे भी इंटरेस्ट नहीं लूंगी। तो 20,000 का कैश लेजर में पैसा पड़ा है, तो टोटल जो पैसा बचकर आया वो 1 लाख आया। तो 1 लाख रुपए पर 18% का इंटरेस्ट लगेगा। कब से लगेगा सर? टैक्स कब पे हो जाना चाहिए था सर? फरवरी महीने की रिटर्न है तो 20 मार्च तक फाइल हो जानी चाहिए थी। 21 मार्च से इंटरेस्ट लगेगा, 21 मार्च से इंटरेस्ट लगेगा, और कब तक लगेगा? 17 अप्रैल तक लगेगा। 21 मार्च से लगेगा और 17 अप्रैल तक लगेगा। तो आप टोटल जोड़ लोगे तो देखो इसके 11 दिन हो गए, ये 17, टोटल 28 डेज हो गए। तो 28 × 365, इसको सॉल्व कर लो, आपका निकल के आ जाएगा अ, ये 1381। क्लियर है ये चीज यहां तक? 1381 ये आपका निकल के आ जाएगा। 1381 ये आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गई यहां तक की कहानी? लेकिन सर सिनेरियो नंबर 2 भी दिया हुआ है, और सिनेरियो नंबर 2 हमसे ये बोल रहा है सपोज करो फरवरी महीने की रिटर्न 20 मार्च को फाइल कर दी थी, लेकिन वो ये जो अबव लाइबिलिटी है इनको फरवरी महीने की रिटर्न में रिपोर्ट करना भूल गया था। तो इसका मतलब है उसने इस वाली कंडीशन को ब्रीच कर दिया। रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, मतलब रिटर्न जो है पहले ही उसने फाइल कर दी थी, बट कुछ ट्रांजैक्शन को भूल गया था। तो सर इस वाले केस में सिनेरियो नंबर 2 में सर उसकी ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी पर लगेगा। तो ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी कितनी है? आउटपुट प्लस आरसीएम, तो 1,90,000 इंटू 18% इंटू 28/365। आ रही है मेरी बात समझ में? इसके ऊपर लगेगा और ये आ जाएगा 2624। स्टूडेंट बोलता है सर ये मेरे को समझ में आ गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमने हमारा पहला केस पढ़ लिया कि अगर आपने टैक्स टाइम पर पे नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल कर लिया, अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल कर लिया तो भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रॉन्गली अवेल कर लिया का मतलब मैंने आपको बताया, सपोज करिए कि मानकर चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने आईटीसी ले लिया 1.5 लाख रुपए का, लेकिन उसमें से 80,000 का उन गुड्स या सर्विसेज के लिए लिया है जिनके आपके पास में प्रॉपर टैक्स डॉक्यूमेंट है, और 70,000 का आपने वो आईटीसी ले लिया जिसके लिए आपके पास में टैक्स डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो जब 70,000 वाले आईटीसी के लिए आपके पास में टैक्स डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो फिर क्या फायदा? आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में दोस्तों आपको? तो वो आपने रॉन्गली अवेल कर लिया 70,000 वाला, रॉन्गली अवेल कर लिया, दिक्कत ये नहीं है, अगर आपने उसे यूटिलाइज कर लिया तो फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी,
कितना लगता है? 18% लगता है। कब से लगता है? जिस दिन आपने रॉन्गली यूटिलाइज, याद रखिएगा, जिस दिन आपने रॉन्गली अवेल किया तब से नहीं। मान के चलो आपने ये 70,000 रॉन्गली अवेल कर लिया था 20th Feb को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान के चलो कि मार्च महीने की जब रिटर्न फाइल करी तब आपने आईटीसी यूटिलाइज नहीं किया। मान के चलो अप्रैल महीने की जब आपने आईटीसी रिटर्न फाइल करी, आपकी कोई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रही थी, आईटीसी यूटिलाइज नहीं किया, आपने मई के अंदर आईटीसी को यूटिलाइज किया, आपने मई महीने के अंदर आईटीसी को यूटिलाइज किया। अगर इन दी मंथ ऑफ मे आप अगर आईटीसी को यूटिलाइज कर रहे हो ना दोस्तों, तो उस दिन नेक्स्ट डे से आपने यूटिलाइज किया 17th of May को, तो 18 मई से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट डे फ्रॉम द डेट जिस दिन आईटीसी यूटिलाइज किया है, ना कि जिस दिन आपने रॉन्गली क्लेम किया है। डे नेक्स्ट टू द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी। कब तक लगेगा? जब तक आप वो पैसा वापस कर देते हो गवर्नमेंट को। जब आप दोबारा से पैसा वापस कर देते हो, अपने कैश अकाउंट में पैसा जोड़कर, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में पैसा जोड़कर वापस कर देते हो, तब तक लगेगा। सर कौन से अमाउंट पे लगेगा? एक्सेस आईटीसी, जितना आपने एक्सेस में आईटीसी यूटिलाइज किया है रॉन्गली, उसके ऊपर लगेगा। अब सर एक्सेस आईटीसी इसका मतलब क्या होता है, एक बार हमें आप ये समझा दो यहां पर, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस चीज को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, इस चीज को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। मानकर चलो एक मिस्टर एक्स है। हाँ, मानकर चलो दोस्तों एक मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स के पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट 1 लाख रुपए पहले से था, ठीक है। अब उसने आईटीसी और अवेल किया, कितना? 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का। लेकिन उस 3 लाख में से 1 लाख का, उस 3 लाख में से 1 लाख का रॉन्गली अवेल्ड है, ठीक है सर। टोटल आईटीसी कितना बन रहा है? 4 लाख, जिसमें से 1 लाख रॉन्गली अवेल्ड है। क्लियर है? ठीक है सर। अब सुनिएगा, अब क्या हुआ, अब ऐसा हुआ दोस्तों कि इसको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिटर्न फाइल कर रहा था, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट करना था, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट करना था। तो इसने 3,50,000 आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट किया बाय यूजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब सवाल ये आता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इस 4 लाख में से जो 3 लाख वैलिड आईटीसी है और जो 1 लाख रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी है, उसमें से कितना यूज किया है इस 3,50,000 के अंदर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी है 1 लाख वो पूरा यूज हो गया हो और बचे 3 लाख में से 2,50,000 सही वाला आईटीसी यूज हुआ हो? ऐसा भी तो हो सकता है। या ऐसा भी तो हो सकता है सर कि रॉन्ग, ये जो सही वाला आईटीसी है ये पूरा का पूरा 3 लाख यूज हो गया हो, रॉन्गली वाले में से 50। हमें कैसे पता लगेगा, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितना रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी जो अवेलेबल है वो यूटिलाइज हुआ है? इसका बड़ा सिंपल सा है, आपके पास में टोटल जितना रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी है 1 लाख, आप ये देखिए आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद में आपके आईटीसी के अंदर अब कितना पैसा बच रहा है, आईटीसी लेजर के अंदर कितना। सर इसका मतलब कि हमारे आईटीसी लेजर में टोटल कितना अमाउंट था? 4 लाख, उसमें से कितना पे हो गया? 3.5 लाख। अब कितना बचा? 50,000। तो हम ये मानेंगे कि इस 1 लाख में से जो रॉन्गली हमारे पास आईटीसी था उसमें से 50,000 यूटिलाइज हो गया, और जो अभी 50,000 बचा हुआ है वो रॉन्गली वाला ही बचा हुआ है, क्योंकि हर हर इंसान जिसके पास में करेक्ट है ना वो पहले यूज करेगा, रॉन्गली वाले को बाद में यूज करेगा। सर सपोज करो एक और देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे,
मानकर चलो कि आईटीसी, टोटल आईटीसी जो है वो 11 लाख है, टोटल 11 लाख है, जिसमें से रॉन्ग वाला आईटीसी जो है वो 3 लाख है, करेक्ट वाला कितना हो गया 8 लाख। अब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आई, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ गई सर, मानकर चलिए 5 लाख की, 5 लाख की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आई। तो सर अब ये बताइए, तो सर अब ये बताइए कि ये जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 5 लाख की आई, ये पूरा आईटीसी से पेमेंट कर दिया, पूरा आईटीसी से पेमेंट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर कितना पैसा बचा हमारे लेजर में? सर 11 लाख में से 5 लाख पेमेंट कर दिया, 6 लाख बचा। तो जितना हमारे पास में रॉन्गली आईटीसी है, क्या उससे कम बचा है? नहीं सर, वो पूरा का पूरा बचा है। तो हम ये मानेंगे रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूज ही नहीं हुआ, रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूज हुआ ही नहीं है, इंटरेस्ट पे ही नहीं करता। लेकिन सर सोचिए, यहीं पर अगर क्वेश्चन चेंज करके मैं ऐसा कर देता हूं कि आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है मानकर चलो वो है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी मानकर चलो है 10 लाख, तो अब सर कितना पैसा बचा? अब कितना पैसा बचा हमारे आईटीसी लेजर के अंदर? अब पैसा बचा सर टोटल 1 लाख। तो हम ये मानेंगे कि इस 3 लाख जो रॉन्गली अवेल्ड था, इसमें से 2 लाख यूज हो गया, क्योंकि अब 1 लाख बचा हुआ है। तो जितना बचा हुआ है ना, उसको माइनस कर देंगे और बाकी का हम कंसिडर कर लेंगे ये रॉन्गली यूटिलाइज हुआ है। सर मानकर चलो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पूरी 11 लाख आई और पूरा का पूरा 11 लाख आईटीसी यूज कर लिया, तो हम मानेंगे पूरा का पूरा जो हमारा 3 लाख का रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी था वो यूटिलाइज हो गया। देखो, एक्सेस आईटीसी यूटिलाइज्ड मींस आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड माइनस आईटीसी बैलेंस इन क्रेडिट लेजर। जितना बचा है, जितना रॉन्गली हमने अवेल्ड किया था और अभी क्रेडिट लेजर में जितना बचा है माइनस कर लो, जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम समझेंगे बच गया, बाकी का आपने रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया। क्लियर है ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज सुनिएगा, मानकर चलिए आपने सीजीएसटी का आईटीसी रॉन्गली अवेल किया, तो उसको यूटिलाइज भी आप सीजीएसटी के अंदर ही करोगे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए। अगर आपने एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड किया, तो आप उसका यूज भी एसजीएसटी के लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए करोगे। लेकिन अगर आपने आईजीएसटी का आईटीसी रॉन्गली अवेल किया, तो उसका यूज आप आईजीएसटी के लिए, सीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी के लिए कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों? सर चलो ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी थी, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी कि आईजीएसटी वाला जो होता है उसको हम आईजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी किसी के भी पेमेंट में यूज कर सकते हैं। लेकिन सर हमने उसमें ये भी तो पढ़ा था कि सीजीएसटी वाला जो है वो सीजीएसटी या आईजीएसटी के यूज में आ सकता है, एसजीएसटी वाला जो है वो एसजीएसटी या आईजीएसटी के यूज में आ सकता है। ये पढ़ा था सर, हमने बिल्कुल पढ़ा था। लेकिन हमने एक बात और पढ़ी थी कि हम सीजीएसटी या एसजीएसटी के आईटीसी को यूज तभी करते हैं जब आईजीएसटी का आईटीसी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो चुका होता है, एग्जॉस्ट हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है। अगर आप सीजीएसटी का आईटीसी आईजीएसटी के लिए यूज में ले रहे हो, तो इसका मतलब है आईजीएसटी का आईटीसी अभी तक कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। आ रही है मेरी बात समझ में? ये बात पढ़ी हुई है हम लोगों ने। For levying interest for excess utilization of ITC in case of IGST, excess ITC utilized means IGST वाला जो है वो आपने चाहे IGST, CGST, SGST, UTGST किसी के लिए भी यूज में लिया होगा, सबको कंसीडर किया जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मेरे को दिक्कत नहीं है, यहां तक मेरे को 100% तरीके से बात समझ में आ गई। और सवाल ये आता है कि सर डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी कैसे निकालेंगे? अब सर सवाल ये आता है, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी
हालांकि जब क्वेश्चन आता है तो उसमें बहुत आराम से दिया हुआ होता है, लेकिन इफ अमाउंट if amount in credit ledger falls below wrongly availed ITC due to payment of tax through return, कि जो आईटीसी का लेजर है, अब उसके अंदर जो पैसा बचा हुआ है वो कम बचा हुआ है, टोटल हमारे पास में जितना रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी था उससे कम अगर हमारे लेजर में पैसा बचा हुआ है, तो फिर हम कौन सी डेट लेंगे? अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ड्यू डेट ऑफ सच रिटर्न या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग। जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन सर, अगर हम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा किसी दूसरी तरीके से आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज किया है, तो जिस दिन आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा डेबिट हुआ, माइनस हुआ, जिस दिन आपने एक्चुअली में यूटिलाइज करा, जिस दिन आपने एक्चुअली में यूटिलाइज किया, उसी दिन से उसके नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बड़े ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं एक बार, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑफ रुपीज 15 लाख, टोटल 15 लाख रुपए का आईटीसी अवेल किया गया है जनवरी महीने के अंदर। कब किया गया है? जब जनवरी महीने की रिटर्न फाइल करी गई थी फरवरी मंथ में, जिसमें से 5 लाख रुपए का उन गुड्स का आईटीसी है जो गुड्स अभी तक रिसीव ही नहीं हुए हैं। मतलब टोटल आईटीसी 15 है, टोटल आईटीसी आपको 15 लाख रुपए का आपने अवेल किया है, लेकिन उसमें से 5 लाख का रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी है, क्योंकि ये जो 5 लाख का आईटीसी है, इसके ऊपर आपने गुड्स अभी तक रिसीव ही नहीं किए। आ रही है मेरी बात समझ में? नाउ इन द रिटर्न ऑफ मार्च मंथ फाइल्ड इन द अप्रैल मंथ, अब आप अप्रैल महीने के अंदर मार्च महीने की रिटर्न फाइल कर रहे हो और उसमें आप लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो। कब कर रहे हो? 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को आप लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो। क्लियर है ये चीज यहां तक? लेटर रियलाइज्ड दैट आईटीसी हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड, बाद में आपको ये लगा कि यार 5 लाख रुपए का आईटीसी तो हमने रॉन्गली अवेल कर लिया था, तो आप 20 जून को वापस पे बैक कर रहे हो उसको। तो क्वेश्चन समझ लो एक बार, यहां पे मैं बता देता हूं दोबारा से। टोटल जो आपने आईटीसी लिया, वो लिया आपने 15 लाख का, उसमें से 5 लाख का जो आईटीसी है, उसमें से 5 लाख का जो आईटीसी है वो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी है। क्लियर है ये चीज यहां तक? उसके अलावा दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिए, 15 लाख का तो टोटल आईटीसी है, जिसमें से 5 लाख का रॉन्गली अवेल्ड है। अब इसको यूटिलाइज कब किया आपने? बोला जब आपने मार्च महीने की रिटर्न अप्रैल में फाइल करी थी, 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को आपने रिटर्न फाइल करी थी मार्च महीने की, 20 अप्रैल तक फाइल करनी होती है, 17 अप्रैल को आपने फाइल करी और यूटिलाइज कर लिया। इसका मतलब है इंटरेस्ट आपके ऊपर 18 अप्रैल से लगेगा। कब तक लगेगा? 20 जून को आप रीपे कर रहे हो, 20 जून को आप रीपे कर रहे हो तो तब तक लगेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? 18 अप्रैल से लगेगा, 20 जून तक लगेगा। क्वेश्चन अभी तक यही बात बोल रहा है। अब हमें 3 सिचुएशन दिए, एक एक करके देखेंगे। सिचुएशन नंबर 1, टैक्स लाइबिलिटी जो बनती है वो 18 लाख की बनती है, और क्रेडिट यूटिलाइज, तो क्रेडिट हमारे पास में कितना है? 15 लाख, पूरा का पूरा क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया 15 लाख। अभी भी 3 लाख की लाइबिलिटी बची, वो अपने कैश लेजर से पे कर दी। तो मुझे ये बताइए कि अब हमारे आईटीसी लेजर में कितना पैसा बचा केस नंबर 1 में? सर आईटीसी लेजर में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि आईटीसी लेजर में टोटल आईटीसी 15 लाख का था, पूरा का पूरा 15 लाख का हमने यूटिलाइज कर लिया। मतलब जो 5 लाख का रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी था वो हमने कंप्लीटली यूटिलाइज कर लिया। अब आईटीसी लेजर में 0 रुपया बचा हुआ है, तो हमें पूरे 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। तो 5 लाख के ऊपर
आप इंटरेस्ट पे करोगे 18% से। और कब से पे करोगे? 18 अप्रैल से पे करोगे, 20 जून तक पे करोगे। अगर आप टोटल डेज निकालोगे तो 64 डेज आ जाएंगे। तो 5 लाख इंटू 18% इंटू 64/365, टोटल इंटरेस्ट आएगा दोस्तों आपका 15,781। क्लियर ये चीज यहां तक? सिचुएशन नंबर 2 बोलता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी 13 लाख है, और पूरा का पूरा 13 लाख टैक्स लाइबिलिटी आपने आईटीसी से पे कर दिया, कैश लेजर की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपके कैश लेजर में पहले कितना पैसा था? 15 लाख। कितना पे कर दिया? 13 लाख। कितना बैलेंस बचा? 2 लाख। तो रॉन्गली अवेल्ड कितना था? 5 लाख। उसमें से बैलेंस 2 लाख बचा हुआ है, मतलब आपने 3 लाख रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज कर लिया। हमने यही बोला था ना, टोटल जितना रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी है उसमें से माइनस करो कितना लेजर में बचा है। लेजर में 2 लाख बचा है, माइनस करो 3 लाख आपने रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया। 3 लाख के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आप इंटरेस्ट पे करोगे, अब आप इंटरेस्ट पे करोगे 3 लाख पर 18%। कब से पे करोगे? वही सेम डेज आ जाएंगे 64। आपका अमाउंट आ जाएगा 9,469। सिचुएशन नंबर 3, आपकी टोटल लाइबिलिटी बनती है 8 लाख, और आपने पूरी की पूरी लाइबिलिटी लेजर से पे कर आईटीसी से पे कर दी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे कर दी। तो मुझे बताइए आपके तो मुझे बताइए आपके पास में आईटीसी कितना था? 15 लाख। उसमें से आपने कितना पेमेंट कर दिया? 8 लाख। कितना बचा? 7 लाख। तो सर ये पूरा का पूरा 7 लाख सही वाला आईटीसी था, क्योंकि रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी अगर हम माइनस करेंगे जो लेजर में बचा हुआ है तो माइनस में ही आएगा। इसका मतलब है रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी आपने हाथ भी नहीं लगाया, तो यहां पर आपको इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा। अब आ गई मेरी बात समझ में यहां तक? दोस्तों ये जो इंटरेस्ट वाला पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको बहुत ही अच्छे और ध्यान से समझना है, पढ़ना है इस बात को। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पर आपको सॉल्व करवाया है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मेरे को एक एक चीज 100% तरीके से समझ में आ गई। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और अब जो नेक्स्ट हमें एक टॉपिक पढ़ना है वो है टीडीएस। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दोस्तों वो है हमारा टीडीएस, टैक्स डिडक्शन डिडक्शन एट सोर्स, सेक्शन 51। सर इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब क्या होता है, सुनिएगा। टीडीएस बोलता है कि मानकर चलो कि एक सप्लायर है, और सप्लायर ने कोई चीज सप्लाई करी रेसिपिएंट को, और जो चीज सप्लाई करी उसकी वैल्यू है 10 लाख, जिसके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा, 1,80,000। तो टोटल अमाउंट बनता है 11,80,000। तो रेसिपिएंट सप्लायर को कितना पेमेंट करेगा? 11,80,000। लेकिन यहां पर सेक्शन 51 आ जाता है, और सेक्शन 51 रेसिपिएंट से बोलता है पूरा 11,80,000 पे मत कर। बोला अच्छा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो बोला क्या करूं? बोला एक काम कर, तू ना ये जो तेरा अमाउंट है ना, ये जो तेरा अमाउंट बनता है 10 लाख, उस पर तू एक पर्टिकुलर परसेंटेज डिडक्ट कर ले। एक पर्टिकुलर परसेंटेज पहले तू डिडक्ट कर ले, और उसके बाद में जो बचा हुआ पैसा है ना, वही तेरे को जमा कराना है, पर्टिकुलर पैसा। बोला कितना डिडक्ट कर लूं? बोला 2% डिडक्ट कर ले, 2% डिडक्ट कर ले। मानो 20,000 उसने डिडक्ट कर लिया रेसिपिएंट।
अब कितना जमा कराएगा? सर 10 लाख की जगह वो कराएगा 9,80,000 प्लस टैक्स का 1,80,000। वो 11,60,000 रुपए अब सप्लायर को जमा कराएगा। पहले करा कितना रहा था? 11,80,000। अब कितना करा रहा है? 11,60,000। क्यों? 20,000 मतलब 2% उसने पैसा डिडक्ट कर लिया। सर ये रेसिपिएंट इस 20,000 का क्या करेगा? गवर्नमेंट को दे देगा। गवर्नमेंट को दे देगा। सर सप्लायर का लॉस नहीं हो गया क्या? भाई सप्लायर बोल रहा है कि देखो मेरे पास में 11,80,000 आते, मेरे पास में 11,80,000 आते जिसमें से 1,80,000 में गवर्नमेंट को पे कर देता, तो मेरे पास में 10 लाख रुपया बचता, जो कि एक्चुअली में मेरे जो भी चीज मैंने सप्लाई करी है उसकी वैल्यू है। बट अब 1,80,000 तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा ही, और जबकि मेरे पास 10 लाख की जगह 9,80,000 आ रहे हैं, तो मेरा तो 20,000 का घाटा हो रहा है यहां पर। मेरा तो 20,000 का लॉस हो रहा है। सप्लायर इस बात को बोल रहा है। गवर्नमेंट ने बोला नहीं होगा। तुम गवर्नमेंट के पास में जाकर ये जो 20,000 टीडीएस डिडक्ट किया था ना रेसिपिएंट ने, इसको वापस ले लेना। तो 9,80,000 तो तुम्हारे पास में आ ही गए थे। 20,000 तुम गवर्नमेंट से उस टीडीएस को वापस लिया ना, देखो तुम्हारे पास में 10 लाख आ जाएंगे टोटल। इसे बोला जाता है जब रेसिपिएंट 2% डिडक्ट करके गवर्नमेंट को दे देता है और सप्लायर गवर्नमेंट से वापस लेकर आ जाता है। सर ये सब झंझट करने की जरूरत क्या थी? क्या मतलब पड़ रहा है सर इन सब चीजों का? शांति से बैठो ना भाई। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, हो सकता है कि ये जो सप्लायर है शायद ये गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जमा करवाता। मान लो इस तरीके के ये 20 ट्रांजैक्शन करता है, उसमें से 10 ट्रांजैक्शन ही बताता है ये सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। 10 ट्रांजैक्शन ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बताता ही नहीं है, झूठ बोलता है, फ्रॉड कर देता है। तो फिर उस केस में गवर्नमेंट बोल रही है कि अब हमारे पास में पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, इसलिए हम ये पूरा टीडीएस का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। देखिए क्लियर ये चीज। अब सवाल ये आता है कि सर टीडीएस जो है वो डिडक्ट किसको करना पड़ता है? किसकी जिम्मेदारी है टीडीएस डिडक्ट करने की? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की होगी, नॉर्मल रेसिपिएंट की तो होगी ही नहीं। डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट, या कोई लोकल अथॉरिटी, या कोई गवर्नमेंट एजेंसी, या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर ऐसी कोई सोसाइटी जिसको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने अंडर सोसाइटी एक्ट स्टैब्लिश किया है। स्टैब्लिश किया है अंडर सोसाइटी एक्ट किसने? सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी ने। या फिर ऐसी कोई अथॉरिटी या ऐसी कोई बॉडी जिसको किसने स्टैब्लिश किया है? गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है। या फिर पार्लियामेंट ने किसी पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्टर स्टैब्लिश किया है। आप लोगों ने कंपनी लॉ के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्टैट्यूटरी कंपनीज का। आप लोगों ने कंपनीज एक्ट के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा है स्टैट्यूटरी कंपनीज। देखिए नॉर्मली आज इंडिया के अंदर आपको कंपनी बनानी है तो आप इंडिया के कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हो जाओ। लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो खुद के सेपरेट एक्ट के अंदर रजिस्टर होती हैं, पार्लियामेंट में अप्रूवल लेकर, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट अप्रूवल लेकर। बताया था मैंने एक्ट कैसे बनता है जीएसटी की स्टार्टिंग में। सर जैसे जैसे देखो आईसीएआई, ये कंपनी है और ये अपने सेपरेट एक्ट में रजिस्टर है। आईसीएसआई अपने सेपरेट एक्ट में रजिस्टर है। आईसीएमएआई अपने सेपरेट एक्ट में रजिस्टर है। एलआईसी, एसबीआई, आरबीआई, सेबी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ये सब अपने सेपरेट एक्ट के अंदर रजिस्टर है। तो अगर ये रेसिपिएंट है, हम अगर इनको कोई सर्विस दे रहे हैं और अगर ये रेसिपिएंट है, तो ये हमको जब पेमेंट करेंगी टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में पेमेंट करेंगे। तो ऐसी कोई भी बॉडी या ऐसा कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी जिसको गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है, स्टैब्लिश बाय एनी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है, या फिर
जो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर या स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा से अप्रूवल लेकर अपने सेपरेट एक्ट में रजिस्टर हुई। क्लियर ये चीज यहां तक? क्लियर ये चीज यहां तक? लेकिन इसके अंदर भी एक बात आपको याद रखनी है दोस्तों, इसके अंदर यहां तक की बात समझ में? इसके अलावा अगर ऐसी कोई मान के चलो बॉडी है जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा है, चाहे इक्विटी चाहे से वोटिंग राइट, अगर ऐसी कोई बॉडी कॉरपोरेट है, ऐसी कोई कंपनी है जिसके अंदर 51% या उससे ज्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो उसको भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो सर यहां तक अभी तक हमने जितने पढ़े ये सब तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जी हाँ बिल्कुल। क्या इसके अलावा कोई और ऐसा है जो भले ही से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ना हो, रजिस्टर्ड पर्सन हो जीएसटी के अंदर, लेकिन उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़े? है। और यही इंपॉर्टेंट है। क्या है? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है मेटल स्क्रैप रजिस्टर्ड पर्सन को, तो याद रखिएगा सप्लायर भी रजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड पर्सन है, और जो सप्लाई हो रही है वो मेटल स्क्रैप की सप्लाई हो रही है। सप्लायर भी रजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड पर्सन है, और जो सप्लाई हो रही है वो मेटल स्क्रैप की सप्लाई हो रही है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो फिर इस केस में टीडीएस रेसिपिएंट को डिडक्ट करना पड़ता है। सवाल ये आता है टीडीएस सर कितना कितना टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है? मैंने बोला 2%। अगर आईजीएसटी है तो 2%, और अगर इंट्रा स्टेट है तो 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आ गई? सर कितने, किस ये परसेंटेज किस चीज का ऊपर होता है? जो सप्लायर को पेमेंट देना है उसके ऊपर। सर टीडीएस डिडक्ट करना कब होता है? व्हेन टू डिडक्ट दी टीडीएस? टीडीएस आके डिडक्ट करना कब है? कौन सा टाइम पीरियड है या कौन सी सिचुएशन है जब टीडीएस डिडक्ट करना होता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ओनली व्हेन सप्लाई ऑफ, हाईलाइट कर लीजिएगा, टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन ₹2,50,000। सर इसका मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए कि एक गणेश बिल्डर्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपको एक बिल्डिंग बिल्ड करनी है, बिल्डिंग बनानी। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो उन्होंने बोला कि ये 2,70,000 रुपए का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, इंक्लूसिव 18% जीएसटी। अब मुझे बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट जब गणेश बिल्डर्स को पेमेंट देगी तो क्या टीडीएस डिडक्ट करेगी? देखो सर, 2,70,000 जो है ना, उसमें ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड है, वो 118 के बराबर है। हमें 100 के हिसाब से निकालना है, तो मैं एक बार अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेता। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, 2,28,814 आ रहा है, मतलब 3.5, 2,28,814। सर ये 2,50,000 से कम है। हमने बोला था टीडीएस रेसिपिएंट तब डिडक्ट करेगा जब कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो मोर देन ₹2,50,000 है, एंड उसके अंदर टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज टू बी टेकन एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, उसके अंदर टैक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। आ रही है मेरी बात समझ में? टैक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब एक चीज समझिएगा सर, मानकर चलिए गणेश बिल्डर्स जो हैं, ऐसे ले लेते हैं यहां पर कि ये 2,70,000 की वैल्यू नहीं है सर, 3,70,000 की वैल्यू है। और एक बार जीएसटी भी हटा देते हैं यहां से हम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला बिल्डिंग बना दो, टोटल कॉन्ट्रैक्ट 3,70,000, टोटल हम तुमको पेमेंट करेंगे, टोटल पेमेंट 3,70,000 किया जाएगा और जीएसटी अलग है। हाँ,
लेकिन गणेश बिल्डर ने बोला कि पेमेंट थोड़ा थोड़ा देते तो रहोगे ना भाई। जैसे मैं शुरू में आपका फ्लोर बिछा दूं, नींव बिछा दूं, ईंटें मीटे लगा दूं। सेंट्रल गवर्नमेंट बोला ठीक है, इनवॉइस इशू कर देना। तो पहली इनवॉइस इसने इशू कर दी 20,000 की। फिर दूसरी इनवॉइस ज्यादा काम करा तो इनवॉइस 80,000 की इशू कर दी। ऐसे कर करके तो सर क्या यहां पर ऐसे पर इनवॉइस 2,50,000 से ऊपर वैल्यू देखी जाए? हमें नंबर ऑफ इनवॉइस इसने 100 इशू करी, टोटल जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा होनी चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी भी इनवॉइस इशू करी जा रही है। आ रही है मेरी बात समझ में? ओनली कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हैज टू बी टेकन, इनवॉइस वैल्यू डज नॉट मैटर। और याद रखिएगा, सिर्फ टैक्सेबल गुड्स या सर्विस की वैल्यू ली जाती है, एग्जेम्प्ट की वैल्यू नहीं ली जाती। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी समझ में आ गई, यहां तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सर ये तो आपने बता दिया कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, पर सर ऐसी भी तो कुछ सिचुएशन होती हैं जिसमें टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता। ऐसी भी तो कुछ सिचुएशन होती हैं। टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड कब? अगर टैक्सेबल वैल्यू 2,50,000 रुपए से ज्यादा की नहीं है, या फिर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, या फिर इस तरह की सप्लाई हो रही है जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर रेसिपिएंट टैक्स देगा। तो अगर ये रेसिपिएंट ही आरसीएम पर टैक्स पे करेगा, तो फिर टीडीएस का जो मेन एम था वो खत्म हो गया ना। भाई टीडीएस का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट इसलिए लेकर आई थी ताकि ये सप्लायर जो है वो ट्रांजैक्शन छुपा ना जाए। तो अगर टीडीएस डिडक्ट होगा तो ये उस टीडीएस का अमाउंट वापस मांगने आएंगे। लेकिन यहां पर तो इसको टैक्स जमा कराने की जरूरत ही नहीं है, रेसिपिएंट खुद ही आरसीएम पर टैक्स जमा करा रहा है। अब गवर्नमेंट खुद जब कराएगी तो काई के लिए वो काटेगी। क्लियर है? या फिर सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में भी एक बात बताओ, जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो टीडीएस वापस कैसे मांग कराएगा? अगर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो ये जीएसटी डिपार्टमेंट से कैसे बोलेगा मेरे को टीडीएस का अमाउंट वापस दे दो? तो यहां भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। या फिर अगर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सर्विस दे रही है, मतलब सप्लायर जो है वो पीएसयू है, रेसिपिएंट भी पीएसयू है। गवर्नमेंट अगर आपस में एक दूसरे को सर्विस देगी तो थोड़ी ना एक दूसरे को पेमेंट करते वक्त टीडीएस काटेगी। भाई गवर्नमेंट टीडीएस काट रही है गवर्नमेंट को पेमेंट देते वक्त, और उस पेमेंट को जमा करा रही है गवर्नमेंट को, और ये गवर्नमेंट फिर गवर्नमेंट से टीडीएस वापस ले रही है। फालतू का क्यों करो? या फिर इसके अलावा हमने ये जो पढ़े थे जिनके ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी आ रही है, ये जो नोटिफाइड लोग अगर आपस में एक दूसरे को कोई भी गुड्स या सर्विस ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। गुड्स या सर्विस सप्लाइड बिटवीन द पर्सन नोटिफाइड टू डिडक्ट टीडीएस, इसका एक्सेप्शन है। अगर मेटल स्क्रैप है तो चाहे चाहे से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दे रही है, अगर मेटल स्क्रैप दे रही है तब तो टीडीएस डिडक्ट होगा। इसका मतलब है जो हमने पढ़ा था कि अगर पीएसयू को कोई भी गुड्स या सर्विस देती है टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड पर्संस किसी दूसरे नोटिफाइड पर्सन को गुड्स या सर्विस ट्रांसफर करते हैं, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर जो किया जा रहा है सप्लाई वो मेटल स्क्रैप है, टीडीएस डिडक्ट होगा। ये एक्सेप्शन है। क्लियर ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी समझ में आ गई, यहां तक मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक और केस हो जाता है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर प्लेस ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, पर रेसिपिएंट अनदर स्टेट में है, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अच्छा सर, इसके अलावा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ। सपोज करो प्लेस ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ रेसिपिएंट सेम स्टेट में है,
लोकेशन ऑफ सप्लायर अनदर स्टेट है, टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। सर अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट सेम स्टेट में है, प्लेस ऑफ सप्लाई अनदर स्टेट में है, हो जाएगा। सिर्फ अगर प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर का प्लेस और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में, रेसिपिएंट अनदर स्टेट में, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या वजह है सर इस बात की, क्यों डिडक्ट नहीं होगा और क्या वजह है सर इस बात की? देखो दोस्त, टीडीएस डिडक्ट करता है रेसिपिएंट। अब ये अनदर स्टेट में है, तो ऑब्वियस बात है, सपोज करो ये पंजाब स्टेट में है, तो ये टीडीएस डिडक्ट करके पंजाब गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। जबकि सप्लायर है राजस्थान स्टेट में। अब ये सप्लायर किससे जाएगा टीडीएस का पैसा मांगने? राजस्थान गवर्नमेंट से, कि मेरा टीडीएस कटा है, मेरे को जमा करा दो, वापस दे दो। राजस्थान गवर्नमेंट बोलेगी मैंने काटा ही नहीं टीडीएस, मेरे पास आया ही नहीं तेरा पैसा, तेरा पैसा पंजाब के पास में, तू वहां चला जा। वहां कैसे चला जा भाई? अगर रेसिपिएंट अनदर स्टेट में और प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर सेम स्टेट में है, अगर ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी समझ में आ गई, मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम 100% क्लियर है, एकदम 100% क्लियर है। बस कुछ और एक्स्ट्रा प्रोविजंस और है, उनको और देख लीजिए दोस्तों, ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये बोल रहा है जो भी पर्सन टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है, जो फॉल हो रहा है कि उसे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ रहा है अंडर सेक्शन 51, उसको सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन सेपरेटली। और जिस दिन वो अप्लाई करेगा उसके 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर उसको रजिस्ट्रेशन करके दे देगा। क्लियर है ये चीज यहां तक? ये जो टीडीएस डिडक्टर है ना, इसको टीडीएस गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराना है 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। मतलब मानकर चलो अगर फरवरी महीने का टीडीएस है, तो सक्सीडिंग मंथ जो है 10 मार्च तक इसको गवर्नमेंट के पास में जमा करवा देना है। क्लियर है ये चीज यहां तक? जब ये गवर्नमेंट के पास में जमा करवा देगा ना, सपोज करो एग्जांपल के तौर पे मिस्टर एक्स सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है, इनके बीच में फरवरी में ट्रांजैक्शन हुआ, इसने पेमेंट किया टीडीएस डिडक्ट करके, तो ये 10 मार्च तक इस बात को गवर्नमेंट को बता देगा। और जैसे ही गवर्नमेंट को बता देगा, इस मिस्टर एक्स के पोर्टल पर सर्टिफिकेट शो होने लग जाएगा कि तुम टीडीएस अपना जो डिडक्ट हुआ था वापस लेने के लिए एलिजिबल हो। GSTR 7A में सर्टिफिकेट इसके पोर्टल पर आने लग जाएगा, GSTR 7A के अंदर। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? ये जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जब ये वापस आएगा तो ये कैश लेजर में वापस आ जाएगा, जिसको किसी भी पेमेंट में यूज लिया जा सकता है। सर अगर मानकर चलो ये जो रेसिपिएंट है, अगर ये 10 तारीख तक गवर्नमेंट को टीडीएस का अमाउंट जमा नहीं करवाता है, तो इसे 18% इंटरेस्ट के साथ में जमा करवाना पड़ेगा। मैंने बोला है जीएसटी के अंदर जब भी आप गवर्नमेंट को इंटरेस्ट दोगे, हमेशा 18% से दोगे। क्लियर है? यहां पर दोस्तों ये आपका चैप्टर 100% तरीके से एंड होता है, 100% तरीके से। अब इस चैप्टर के बाद में हम लोग इसके जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। यहां तक एक बार आप लोग रिवाइज करें, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।